बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थर्ड ए और फोर्थ ए एलिमेंट डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक सेक्शन आपकी बुक 2 है ये। तो सबसे पहले हम थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट लिखते हैं, जिसमें बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है। अगर आप एटॉमिक नंबर देखें तो इसका 5 है, इसका 8 ऐड करें तो इसका कितना है, एल्यूमिनियम का 13 है, इसमें 18 ऐड करें अगर तो इसका 31 है, और इसमें 18 ऐड करें तो 49 है, इसमें 32 ऐड करें तो इसका 81 है थेलियम का। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखी जाए तो NS2NP1 यानी P में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब हुआ कि P सब शेल में इलेक्ट्रॉन है इनके। तो ये कौन सा ब्लॉक हुआ, P ब्लॉक का पहला ग्रुप है। ये P ब्लॉक एलिमेंट का पहला ग्रुप है, जिसमें 6 ग्रुप हैं, 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अगर आप देखो तो एटॉमिक साइज़ इसमें डाउन द ग्रुप बड़ा हो रहा है, ऑब्वियसली एक शेल का इजाफा हो रहा है। अच्छा, मेटालिक करैक्टर अगर आप देखें तो स्वाय बोरोन के ये तमाम मेटल हैं। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये है, बोरोन एक ऐसी एलिमेंट है जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये मेटल नहीं है। हालांकि 3 इलेक्ट्रॉन वाली मेटल्स होती हैं, जब 4 होते हैं तो फिर नॉन मेटल या मेटलॉइड शुरू होते हैं। तो ये वाहिद एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल है का जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये आपको पूछा जा सकता है, विच एलिमेंट इज़ have 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड येट इट इज़ नॉन मेटल। तो ये बोरोन है। अच्छा, p ऑर्बिटल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, तो इसका मतलब है ये p ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है जी। तो नॉर्मल ऑक्साइड्स ये सारे के सारे बनाते हैं, ठीक है, और इनके हैलाइड जो है MX3 टाइप होते हैं, यानी 3 हैलोजेंस लगेंगे एक मेटल के साथ। और एल्यूमिनियम जो है एज सिलिकेट्स बड़ी बहतात के साथ पाया जाता है, और ये वाहिद एलिमेंट यानी मेटल्स में अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी अबंडेंस है। ये आपने याद रखनी है, मेटल्स की बात करो। गैलियम, इंडियम, थेलियम जो है ये रेयर मेटल्स हैं, बहुत कम पाई जाती हैं। ठीक है। गैलियम के बारे में ये कहा जाता है कि ये लिक्विड स्टेट में भी अवेलेबल होती है। ठीक है जी। अगर आप देखो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तवज्जो से आमतौर पे ये डाउन द ग्रुप कम होती हैं, लेकिन इन तीनों के अंदर, इस ग्रुप के अंदर अबनॉर्मैलिटीज़ या इरेगुलर या एनोमलस बिहेवियर मौजूद है। आपने अपनी बुक का टेबल ज़रूर देखना है इस लिहाज से। आयनाइजेशन एनर्जी आमतौर पे डाउन द ग्रुप कम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यूजुअली यही होता है कि कम हो रही होती है, लेकिन इसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के एबनॉर्मल बिहेवियर आप देखेंगे। बाकी यहाँ तक एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का सवाल है तो वो डाउन द ग्रुप बड़े ही होंगे। डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट में फिर एबनॉर्मैलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में फिर ग्रेजुअल डिक्रीज़ होगा डाउन द ग्रुप। ठीक हो गया जी। तो ये इसका जनरल बिहेवियर था इस ग्रुप के एलिमेंट का। अगर आप देखें ओर्स या अक्रंस इनकी किस तरह से है, तो बोरोन का बड़ा मशहूर कंपाउंड है बोरेक्स, जिसे हम कहते हैं Na2B4O7 डेका हाइड्रेटेड 10H2O। फिर उसके बाद है कॉलमेनाइट, ये इसका दूसरा ओर है Ca2B6O11 5H2O, ये आपका कॉलमेनाइट है। फिर इसके बाद बोरिक एसिड्स इसके आ जाते हैं, जिसको हम आर्थोबोरिक एसिड कहते हैं, H3BO3। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो BOH3 टाइम्स,
बोरिक एसिड को आप यूं भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा H3BO3 को ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड, सेम थिंग। अच्छा, अब हम देखते हैं ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम किस किस फॉर्म में अकर करता है इन आर इन्वायरमेंट। तो इसका सबसे पहला और है कोरंडम है Al2O3, फिर हम देखते हैं एलुमिना है Al2O3 सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, बॉक्साइट जो है ये सबसे ज़्यादा है और जो इसका पाया जाता है और पाकिस्तान में बड़ी एक्सेसिवली पाया जाता है, पाकिस्तान बॉक्साइट एक्सपोर्ट भी करता है। तो गिब्साइट है इसका Al2O3 3H2O, दिस में देखें कोरंडम नो वाटर मॉलिक्यूल, एलुमिना 1, बॉक्साइट 2 एंड गिब्साइट 3 वाटर मॉलिक्यूल विद Al2O3। कायोलिन अगर आप देखें H2Al2 SiO4 2 टाइम्स एंड वाटर। फिर माइका, ये ग्रीन सी शीट्स होती हैं, आप तोड़ें तो वो बड़ा अलोंग द प्लेन वो टूटती हैं, ठीक है, जिसमें हम इसका क्लीवेज प्लेन का बिहेवियर देख सकते हैं इन माइका शीट्स के अंदर। KH2Al3SiO4 3 टाइम्स, एमरल्ड जो है Al2F2SiO4। ये तो थी इनकी अबंडेंस। इसमें खुसूसी तौर पे आपने बोरैक्स, कॉल्मेनाइट, बोरिक एसिड ये देखना है। और बोरैक्स का एक नाम और भी है, इसको टिंकल भी कहते हैं, क्योंकि ये तिब्बत और कैलिफोर्निया के, ठीक है, कैलिफोर्निया के चश्मों में पाया जाता है, ड्राइड लेक्स में और चश्मों में पाया जाता है। इसी निस्बत से शायद इसका नाम टिंकल, क्या, तिब्बत एंड कैलिफोर्निया। तो बेसिकली ये इट्स योर बोरैक्स। फिर कॉल्मेनाइट और बोरिक एसिड, और इसमें ये एक तरतीब याद रखें, कोरंडम, एलुमिना, बॉक्साइट, गिब्साइट नो वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल। कायोलिन जिसे हम चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, और ये माइका है और ये एमरल्ड का फार्मूला है। ये अक्रेंस पे कोई ना कोई MCQs आ जाता है आमतौर पे किसी ओर्स के ऊपर, तो इसको अच्छी तरह से आपने अजबर करना है। अब हम देखते हैं यूनिक और पेक्युलर बिहेवियर ऑफ बोरोन। बोरोन किस तरह से अपने ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। होता ये है कि आमतौर पे हर ग्रुप का पहला एलिमेंट साइज़ में चूँकि वो छोटा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो डिफरेंट या मामूल से हट के बिहेवियर शो करता है। जैसा कि बोरोन जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है बोरोन फैमिली का, तो ये अपने दूसरे फैमिली मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है। ऑक्सीडेशन नंबर ये +3 और -3 दोनों शो करता है। और दूसरा, ये बोरोन जो है इट्स अ नॉन मेटल, ठीक है, हालांकि 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि दूसरे इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं दे आर टिपिकल मेटल्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाता है बोरोन, जबकि बाकी एलिमेंट जो हैं वो इस तरह का फिनोमेना शो नहीं करते। बोरोन आयनिक कंपाउंड बनाता है, और इसके अलावा नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है बोरोन की, ठीक है, वो अगर आप देखो और फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स देखो, बोरोन के अंदर HbO2 और H3BO3 लाइक एसिड्स बनते हैं। बाकी ये जो इसके बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये इस तरह की एसिड फॉर्मेशन इनके अंदर नहीं होती। ठीक हो गया। तो इस तरह से डिफरेंटली बोरोन जो है वो बिहेव करता है। अगर आप देखें इसके ओर्स की, तो सबसे अहम इसका ओर्स है बोरैक्स Na2B4O7, ठीक है, डेकाहाइड्रेटेड है ये, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसको टिंकल भी कहते हैं, तिब्बत और कैलिफोर्निया के चश्मों में ये पाया जाता है। इसको कैसे तैयार किया जाए? बोरैक्स को कहते हैं जी, बोरिक एसिड का अगर आप रिएक्शन करें सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो यू विल गेट Na2B4O7 प्लस CO2 वगैरह वॉट जो भी बनेगा इसमें बाकी। ठीक है जी। तो बोरैक्स आप प्रिपेयर कर, इसके अलावा आप कॉल्मेनाइट Ca2B6O11 का अगर आप रिएक्शन करवा दो Na2CO3 के साथ, तो अगेन आप ये बोरैक्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। ये इसका दूसरा मेथड है।
तीसरे मेथड में टिंकल जो है यानी Na2B4O7 को केयरफुली हीट किया जाता है तो इसके 10 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है, Na2B4O7 रह जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट। तो ये क्रिस्टल जो हैं हमें बोरैक्स के मिलते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप इसके रिएक्शंस देखें तो रिएक्शन में कहते हैं कि बोरैक्स जो है साल्ट है Na2B4O7, इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाएं तो हमें एक एसिड और एक साल्ट मिलेगा। H3BO3 एसिड मिलेगा और NaCl साल्ट मिलेगा प्लस वाटर वगैरह मिलेगा। एसिड साल्ट इस तरह आप H2SO4 के साथ भी मिलाएंगे तो सोडियम सल्फेट का साल्ट बनेगा और एक एसिड बनेगा बोरिक एसिड। रिएक्शन विद इसका ये रिएक्शन थोड़ा ज़रूर देखिएगा तवज्जो से। Na2B4O7 का रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर करवाएं तो इसमें दो बड़ी अहम प्रोडक्ट बनती हैं, बोरोन नाइट्राइड और B2O3, और इसमें वाटर वगैरह और जो प्रोडक्ट आता है। तो मेन बोरोन नाइट्राइड और बोरिक एनहाइड्राइड, ये दो प्रोडक्ट आपको ख़ास तौर पे देखनी होगी इस रिएक्शन में। व्हाट इज़ बोरेक्स बी टेस्ट? अच्छा, मेटल आप बोरैक्स ले लें, बोरैक्स को हीट करें जी, Na2B4O7 लें तो आपको NaBO2 मिलेगा प्लस B2O3। ये जो बोरिक एनहाइड्राइड है ये किसी मेटल ऑक्साइड के साथ अगर आप हीट करें तो आपको मेटल का बोरेट मिलेगा, तो आपको मिलेगा CuBO2 2 टाइम्स। ये ब्लू कलर होगा इसका, ब्लूइश। करना क्या है, थोड़ा सा बोरैक्स ले लें स्पैचुला के ऊपर, उसको हीट करना शुरू करें तो बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, एक ग्लासी सा बीड बनेगा। आप उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड, जो भी मेटल, निकल हो, कॉपर हो, वो मेटल ऐड करेंगे तो उसका बोरेट बनेगा। क्या बनेगा? मेटल बोरेट। और मेटल बोरेट का कोई ना कोई कलर होगा। इस तरह हम बता सकते हैं कि हमारे पास किस मेटल का सॉल्ट है। ये वाला टेस्ट हम सॉल्ट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस इज़ केमिस्ट्री ऑफ बोरैक्स बी टेस्ट। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ बोरैक्स। चंद एक यूजेस देखते हैं बोरैक्स के, किस तरह से हम बोरैक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें, एक बोरेट ग्लास बनाने के लिए बोरैक्स इस्तेमाल होता है। किसके लिए? बोरेट ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये ग्लास कैसा है? इट इज़ हीट रेजिस्टेंट ग्लास। कैसा ग्लास है? हीट रेजिस्टेंट ग्लास है। दिस इज़ बोरेट ग्लास। इसके अलावा बोरैक्स को आप सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग। और इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ मेटल कैटायन, अभी आपने पढ़ा बोरैक्स बीड टेस्ट, इसकी केमिस्ट्री मैंने अभी बताई। बोरैक्स लें, उसको हीट करें, वाइट ग्लासी मैस बनेगा, उसमें मेटल ऑक्साइड डालें तो मेटल ऑक्साइड जो है कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर देगा, जिसकी बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सी मेटल है। इसके अलावा बोरैक्स मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में बोरैक्स को इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा एज ए फ्लक्स, ठीक है, फॉर वेल्डिंग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज ए फ्लक्स फॉर वेल्डिंग। ठीक है, इसके अलावा वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टैनिंग और डाई इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। टैनिंग क्या है? खाले रंगने का काम। टैनिंग एंड डाई इंडस्ट्री में भी बोरैक्स इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका स्लिपरी सोपी टच है, इसको कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। मैच इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। मैच इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा सोप्स में भी इसका इस्तेमाल है। और मोर ओवर इसको प्रिजर्वेटिव
में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी एज ए प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये बहुत सारे इस्तेमाल हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर है, ब्रैक्स बीट टेस्ट है, ब्रेड ग्लास जो कि हीट रेजिस्टेंट है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, वॉशिंग पाउडर के लिए इस्तेमाल होता है, सोप्स में, कॉस्मेटिक्स में, मैच इंडस्ट्री में, टैनिंग ऑफ हाइड्स, डाइंग इंडस्ट्री में और एज ए प्रिजर्वेटिव। दीज आर ऑल यूजेस ऑफ ब्रैक्स। अब हम देखते हैं, एक जायज़ा लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी का ब्रैक्स की। क्यों भाई? अच्छा, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर आप देखो 10 सेंटीग्रेड पे और इसको हम देखेंगे 100 सेंटीग्रेड पे। 10 सेंटीग्रेड पे ये 3 ग्राम डिज़ोल्व है पर 100 ग्राम में, जबकि 100 सेंटीग्रेड पे इसकी बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। देखें जी, 3 ग्राम से 99 पे गई। इसका मतलब है ये सॉल्युबिलिटी में जो फ़र्क है इसको इस्तेमाल करते हुए हम बोरैक्स को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। देखिए, हम हाई टेम्परेचर पे 99 ग्राम डिज़ोल्व करें और 10 सेंटीग्रेड पे ले आएँ या 25 पे ले आएँ तो हमें बहुत सारा बोरैक्स जो है एज ए क्रिस्टल्स मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 62 सेंटीग्रेड से अबव अगर टेम्परेचर रखें तो बोरैक्स जो है एज पेंटाहाइड्रेट, यानी बोरैक्स इस फॉर्म में Na2B4O7 5H2O इसकी और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल मिलेंगे। कौन सी क्रिस्टल होंगी? ऑक्टाहेड्रल। अगर आप टेम्परेचर 62 सेंटीग्रेड से बिलो रखते हैं तो Na2B4O7 बोरैक्स जो है एज डेकाहाइड्रेटेड और इसकी क्रिस्टल्स क्या होंगी? मोनोक्लिनिक। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि 62 अबव अगर बोरैक्स को क्रिस्टलाइज करें 62 सेंटीग्रेड से अबव तो पेंटाहाइड्रेट, बिलो 62 डेकाहाइड्रेट मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स होंगी। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं, यानी अगर आपको पूछा जाता है कि बोरैक्स जो है इसका सॉल्यूशन बेसिक क्यों होता है, ठीक है, अगर आप देखो Na2B4O7 को वाटर में डिज़ोल्व कर दो तो यू विल गेट Na पॉजिटिव प्लस B4O7 नेगेटिव 2। ये आपको दो आयन मिलेंगे। अगर आप B4O7 को वाटर में डिज़ोल्व कर दो तो आपको क्या मिलेगा जी? H3BO3 कितने टाइम्स हाइड्रोजन? 14 है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये मिलेंगे और 2 OHs मिलेंगे इस केस में। ठीक है, तो अगर आप देखो एसिड जो है इसमें वो वीक है और जो बेस है ये आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आप बता सकते हैं कि जो बेस बनता है डिसोल्यूशन ऑफ बोरैक्स इन वाटर के केस में, तो बेस स्ट्रॉन्ग होता है, एसिड वीक होता है। दैट इज़ वाई बोरैक्स गिव्स बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर या एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है जी, अब हम देखते हैं बोरिक एसिड, आर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड। बोरैक्स किसका सॉल्ट है इसमें से? बोरैक्स जो है टेट्राबोरिक एसिड का सॉल्ट है, याद रखना है आपने। आपसे पूछा जा सकता है ऑफ विच एसिड बोरैक्स, ऑफ विच एसिड सोडियम या ऑफ विच एसिड बोरैक्स बोरैक्स इज़ द सॉल्ट ऑफ विच एसिड, या यूँ करें तो ये आपका टेट्राबोरिक एसिड होगा। अच्छा, आर्थोबोरिक एसिड जो है सिर्फ 2.6 ग्राम डिज़ोल्व होता है वाटर में एट 40 सेंटीग्रेड और 37% हल होता है स्टीम के अंदर एट 107 सेंटीग्रेड में। लेकिन ये वहाँ पे इतने टेम्परेचर पे जाके ये वोलेटाइल होकर डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है वैसे। अच्छा, अगर आप प्रेपरेशन देखें बोरिक एसिड की तो Ca2B4 Ca2B6O11 को अगर आप SO2 और वाटर के साथ या इसको वाटर में डिज़ोल्व करके SO2 गैस पास करें तो आपको एक सॉल्ट मिलता है प्लस एक एसिड मिलता है H3BO3। ये जी बोरिक एसिड की पहली प्रेपरेशन है। देखो मैं असूल बता रहा हूँ, सॉल्ट एसिड। तो आप कॉलमेनाइट का सॉल्यूशन बनाएं, उसमें से SO2 पास करें हार्ड फॉर्म में,
तो आपको बोरेक्स मिल जाएगा। दूसरा जो है बोरिक एसिड मिलेगा। दूसरा इसका बोरेक्स से तैयार करने का तरीका है कि Na2B4O7 का रिएक्शन करवा दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन अगेन देखें, एसिड सॉल्ट विल गिव यू एसिड सॉल्ट, Na2SO4 बनेगा और H3BO3। मैंने कहा कि एसिड सॉल्ट विल गिव यू एसिड सॉल्ट, एसिड सॉल्ट विल गिव यू एसिड सॉल्ट। तो एसिड सॉल्ट हमें दे रहा है। हमने बोरेक्स का हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन बनाया और उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड गुजारा वाटर की मौजूदगी में, तो हमें अगेन बोरिक एसिड मिला। ठीक है जी। अगर आप इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस अगर आप देखेंगे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसकी सोपी सी टच होती है, सोपी टच के साथ। अच्छा, इसकी सोल्युबिलिटी जो है हम अभी पढ़ चुके हैं कि 2.6% है एट 40 सेंटीग्रेड और 37% है एट 107 सेंटीग्रेड, यानी फेयरली सोल्यूबल है ये वाटर के अंदर। ठीक है, फेयरली सोल्यूबल। और अगर स्टीम के साथ देखें तो ये वोलेटाइल हो जाता है स्टीम के अंदर। ठीक है, और इथानॉल के साथ ये ट्राई इथाइल बुरेट बना देता है। ठीक है, और इसके अलावा इफ़ेक्ट ऑफ हीट हम अलग से देखते हैं इसको, क्या इफ़ेक्ट ऑफ हीट होता है बोरिक एसिड्स के ऊपर। लिटमस क्या होगा, अभी ये एसिड है तो यकीनन ब्लू लिटमस जो है उसको ये रेड में कन्वर्ट कर देगा। कहता है इसकी टाइट्रेशन जो है नॉर्मल हालात में नहीं होती। टाइट्रेशन इसकी ग्लिसरॉल हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल की मौजूदगी में इसकी टाइट्रेशन करते हैं और फिनोफ्थैलीन एज इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल हालात में इसकी हम नहीं कर सकते टाइट्रेशन, बल्कि ग्लिसरॉल डाल के करते हैं और फिनोफ्थैलीन एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। किसी बेस के साथ हम इसको टाइट्रेट करेंगे NaOH लाइक अल्कली के साथ। ठीक है जी। इफ़ेक्ट ऑफ हीट देखें, अगर आप बोरिक एसिड को 100 सेंटीग्रेड पे हीट करें तो HbO2 बनेगा, तो मेटाबोरिक एसिड बनेगा कब, 100 सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और मेटाबोरिक एसिड को अगर आप 140 पे हीट करेंगे तो ये H2B4O7 में चेंज हो जाएगा टेट्राबोरिक एसिड में। टेट्राबोरिक एसिड को अगर आप फर्दर हीट करेंगे तो ये पायरोबोरिक एसिड में चेंज हो जाएगा H6B4O9 में। तो इस तरह 100 पे मेटाबोरिक एसिड में, मेटाबोरिक एसिड 140 पे टेट्राबोरिक एसिड में, और टेट्राबोरिक एसिड जो है वो पायरोबोरिक एसिड में हो जाएगा रेड हॉट जब हम, बल्कि ये बोरिक एनहाइड्राइड बनाएगा भी B2O7 + H2 B2O4 सॉरी फॉर दैट B2O3, ये बोरिक एनहाइड्राइड बना देगा रेड हॉट, यानी 140 प्लस पे जब आप हीट करोगे। अच्छा, ये बोरिक एनहाइड्राइड किसका हाइड्राइड है, क्या ख्याल है जी? अगर आप 2 HbO2 के मॉलिक्यूल ले लें, HbO2 के, अगर आप इसमें से 2 H और 1 ऑक्सीजन हटा दें तो बाकी B2O3, इसका मतलब ये हुआ ये B2O3 मेटाबोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ठीक है, मेटाबोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है ये आपके पास। ठीक हो गया जी। अगर आप इसकी यूजेस पे जाओ बोरिक एसिड की, तो ये मेडिसिन में एज एंटीसेप्टिक इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आई ऑइंटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई ऑइंटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ग्लेजिंग करता है ये पॉटरी की। ठीक है, सिलिकेट ग्लेजेस बड़ी अच्छी होती हैं, बोरेट ग्लेजेस बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है,
कैंडल ये सॉफ्टनिंग ऑफ विक्स के लिए इस्तेमाल होता है। कैंडल इंडस्ट्री में सॉफ्टनिंग ऑफ विक्स के लिए इस्तेमाल होता है। मेडिसिन के तौर पे पॉटरी, ग्लेजिंग ऑफ एज बुरेट ग्लास, ग्लास, और कैंडल इंडस्ट्री में ये सॉफ्टनिंग ऑफ विक्स के लिए इस्तेमाल होता है। ओके जी। अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम मेटल जिसका के एटॉमिक नंबर 13 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका साइज़ कंपैरेटिवली बोरोन से बड़ा है, इसलिए ये बेहतरीन मेटल है, जबकि बोरोन नॉन मेटल की तरह बिहेव करती है। हम ये देखें अगर तो एल्यूमिनियम बड़ा यूनिक किस्म का मेटल है। लाइट वेट भी है, फ्लेक्सिबल भी है, कंडक्टर भी है, इसके और भी रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है, इसके बड़े यूनिक किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप देखें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन एल्यूमिनियम का तो AlH3 आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो ये हम इसके रिएक्शन विद ऑक्सीजन अगर देखें तो एल्यूमिनियम 800 सेंटीग्रेड पे जा करके रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमें मिलता है एल्यूमिना Al2O3, ठीक है जी। तो 800 सेंटीग्रेड पे इंटेंस किस्म की लाइट निकलती है इसमें से, फिर इंटेंस लाइट, और ये फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इंटेंस लाइट प्रोड्यूस होती है जो कि फोटोग्राफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर आप करवाएं नाइट्रोजन के साथ तो आपको मिलेगा AlN, ठीक है। इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लें, 2 एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और ये एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन जो हैं ये वाला इनका कॉम्बिनेशन जो मेटल से ऑक्सीजन बबल्स वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका एल्यूमिनियम का हैलोजेंस के साथ रिएक्शन जो होगा वो बड़ा ही कह लें एक्सोथेरेमिक किस्म का रिएक्शन होगा क्लोरीन और ब्रोमीन वगैरह के साथ, ठीक है जी। तो एसिड्स के साथ अगर आप देखें रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम तो इसमें देखें आप HCl के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम का तो क्या मिलेगा जी आपको AlCl3 प्लस हाइड्रोजन, यानी एल्यूमिनियम ने HCl का, दूसरे लफ्ज़ों में आप 3 2 6, हाँ ये 6 आ जाएगा और ये 2। अच्छा, तो इसने हाइड्रोजन को हटा दिया। एल्यूमिनियम जो कि रिएक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर है, इसलिए एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रही है इसका हाइड्रोजन, जबकि इसका सल्फ़र के साथ थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन है। एल्यूमिनियम आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, Al2SO4 3 टाइम, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट और मिलेंगी, SO2 और वाटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है एक साल्ट बना रहा है और साथ हाइड्रोजन या SO2 या वाटर वगैरह रिलीज़ कर रहा है। अगर आप इसका एल्कलीज के साथ रिएक्शन देखें, लाइक NaOH के साथ हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं, वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। तो हम अगर देखें तो ये NaAlOH 4 टाइम्स इस तरह का कंपाउंड बनेगा आपके पास, ठीक है, और प्लस आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। ये इसके रिएक्शन थे बेसिस के साथ। एल्यूमिनियम के ये मेन रिएक्शंस हैं, किस किस के साथ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजेंस, एसिड्स और बेसिस या अल्कली के साथ। अच्छा, एल्यूमिनियम बड़ी लाइट मेटल है, इसको एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है ना, एरोप्लेन्स में इसका इस्तेमाल होता है, एरोस्पेस जितनी भी हम मशीनरी ऊपर भेजते हैं उनमें इसके लाइट वेट की वजह से। और इसके अलावा ये बहुत अच्छी कंडक्टर है, इसकी केबल्स बनती हैं, वायर्स बनती हैं, ठीक हो गया। इसकी रिफ्लेक्शन पावर बहुत अच्छी है, ठीक है, ये बिल्डिंग्स को इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसी रिफ्लेक्शन पावर की वजह से मिल्क टैंक्स वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ना मिल्क को जल्दी गर्म होने देगी और अगर ठंडा है तो उसको गर्म नहीं होने देगी और गर्म है तो उसको ठंडा नहीं होने देगी। रिफ्लेक्टर बहुत अच्छा है ये पावर, इसकी रिफ्लेक्शन पावर बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर ऑफ इंसिडेंट हीट है ये।
अच्छा, ये नॉन टॉक्सिक है। आप जो टिन पैक देते हैं बेसिकली वो एलुमिनियम पैक्स होते हैं बेवरेजेस वगैरह के या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम लेते हैं, तो उनके जो पैक्स होते हैं ये एलुमिनियम पैक्स होते हैं। इसके अलावा ये एलुमिनियम फॉयल आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे एलुमिनियम की इस प्रॉपर्टी की वजह से हैं। तो अलॉयज़ इसके आप कॉपर के साथ, जिंक के साथ, निकल के साथ, मैंगनीज़ के साथ इसके अलॉयज़ बना सकते हैं। इसके अलावा ये विंडो फ्रेम के लिए इस्तेमाल होती है हाउस होल्ड आर्टिकल्स में अगर आप देखें तो। इसके अलावा इससे बर्तन बनाए जा सकते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह इसके बन सकते हैं। अच्छा, इसके जो सॉल्ट है, क्यों भाई, जो समुद्री पानी के अंदर सॉल्ट्स हैं वो एलुमिनियम को बहुत बुरी तरह करोड करते हैं। क्यों भाई, बहुत बुरी तरह इसको करोड करते हैं। इसका मतलब है मैरीन यूज़ में अगर आप इसको आउटसाइड यानी शिप आप इसको उसकी बॉडी बनाने में नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये डिज़ोल्व हो जाती है, मेटल जो है बुरी तरह से करोड हो जाती है एलुमिनियम। ठीक है। हाँ, नेविगेशनल पर्पसेस के लिए इसको तब इस्तेमाल करते हैं जब, क्योंकि इसकी एक तो ये है कि ये जैमिंग ऑफ रडार कर सकती है, जैमिंग ऑफ रडार, और दूसरा ये इसके ऊपर जैमिंग ऑफ रडार करती है, और इससे इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाए जाएंगे नेविगेशनल तो उनमें डिसऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है जी। और ये जैमिंग ऑफ रडार भी एलुमिनियम से हम कर सकते हैं। ओके जी। आप भी हम देखेंगे फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स, फोर्थ ए जिसको कार्बन फैमिली कहा जाता है। तो कार्बन इस फैमिली का पहला मेंबर है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये 5 एलिमेंट हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। 8 ऐड करें तो 14, और फिर इसमें 18 ऐड करें तो 32, फिर उसके बाद 18 ऐड करें तो 50, और फिर 82। ठीक है, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे मेन फैक्टर है जिसमें हम देखते हैं वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो NS2Np2 यानी कि कार्बन के लिए ये 2s2 और 2p2 है। लाइकवाइज सिलिकॉन के लिए ये 3s2 और 3p2, 4s2, 4p2, 5s2, 5p2, 6s2 एंड 6p2 लेड के लिए। अगर आप देखो तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली बड़ा हो रहा है जी, हर दफ़ा एक शेल का इजाफा हो रहा है। तो एज ए रिज़ल्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तीनों कम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अब नॉर्मेलिटीज़ मौजूद हैं। ख़ास तौर पे लेड और टिन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा आपको, अब नॉर्मल बिहेवियर शोज़ ज़्यादा यहाँ पे होगा लेड और टिन में। ठीक है, अगर आप देखो पहला जो है, पहले दो यूँ कह लें, ये नॉन मेटल है, इस ग्रुप में बड़ी डाइवर्सिटी है, और ये जर्मेनियम जो है ये मेटलॉइड है। ठीक है, और ये आखिरी दो प्योर मेटल्स हैं। देखें हर क्वालिटी पाई जा रही है, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और मेटल्स डाउन द ग्रुप। साइज़ बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इनमें बढ़ रहा है। अच्छा, एटॉमिक साइज़ बड़ा हो रहा है, एटॉमिक रेडियस भी बड़ा होगा, आयनिक रेडियस भी बड़ा होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में इसमें थोड़ी सी अब नॉर्मेलिटी फिर इन दोनों में जाके आपने देखनी है, ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, और फिर बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये बिल्कुल नॉर्मली डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं। ठीक है, डेंसिटी डाउन द ग्रुप ज़्यादा हो रही है। लेड जो है तकरीबन 12 टाइम्स हेवियर है वाटर से। ठीक है जी, तो ये तो था इनका एक ओवरव्यू। ठीक है जी, अगर आप देखो फोर्थ ग्रुप वाले +4 -4 वैलेंसी शो करते हैं आमतौर पे। ऊपर कार्बन जो है +4 -4 वैलेंसी शो कर सकता है। मतलब CH4 और CCl4 इन दोनों में देखो यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो कार्बन -4 में है, यहाँ क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से कार्बन +4 में है। ठीक है, अच्छा इसके जो हाइड्राइड होंगे MH4 टाइप हाइड्राइड होंगे। ठीक है, यानी ये सारे ही हाइड्राइड देंगे
और इस तरह इसके हेलाइड जो होंगे MX4 टाइप हेलाइड्स होंगे टेट्रावलेंस की वजह से। इसके जो ऑक्साइड्स होंगे MO2 टाइप मोस्टली इसके ऑक्साइड्स होंगे। अगर आप देखें अकरेंस ऑफ कार्बन हमारे इन्वायरमेंट में तो लाइमस्टोन जो है ये आएगा, डोलोमाइट जो है दिस इज़ योर कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, और मैग्नीसाइट इज़ योर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये अकरेंस ऑफ कार्बन है इन अर्थ क्रस्ट में, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैग्नीसाइट। वेरी सिंपल से हैं, इनके नाम याद रखने हैं आपने इन ओर्स के, फार्मूलाए भी अगर पॉसिबल है तो ज़रूर याद करें। जहाँ तक सिलिकॉन की अकरेंस का सवाल है तो ये अर्थ क्रस्ट में 25% सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, आपको पता है कौन सा है? तो आप कहेंगे सिलिकॉन, ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, सिलिकेट्स की फॉर्म में। तो फिर उसके बाद आता है नंबर आपके सिलिकॉन का। एज ऑक्साइड्स इन क्वार्ट्स भी पाया जाता है, मिल्की क्वार्ट्स, ओपाल, ये सारे जो है क्वार्ट्स जो है हाइड्रेटेड क्वार्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की क्वार्ट्स की किस्में हैं। अगर आप देखें मिनरल्स ऑफ सिलिकॉन तो इसमें कायोलिन जो है दिस इज़ कॉल्ड मुल्तानी मिट्टी, ठीक है जी, चिकनी मिट्टी। इसका फार्मूला हाइड्रोजन H2Al2SiO4 2 टाइम्स H2O, ठीक है। टालक जिसे सोप स्टोन कहते हैं, ठीक है, स्लिपरी टच होता है इसका। इसका फार्मूला है H2Mg3SiO3 4 टाइम या एस्बेस्टास का फार्मूला देखें जी, CaMg3SiO3 4 टाइम्स। ये एस्बेस्टास है, मिनरल फाइबर है। जिरकोन का फार्मूला है ZrSiO4, जिरकोनियम सिलिकेट। तो एनल साइड का फार्मूला है NaAlSiO2 3 टाइम्स और .H2O। ये तो थे थोड़े से ओवरव्यू ऑफ द मिनरल्स ऑफ सिलिकॉन, किस फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मिनरल्स और ये मिनरल, इनको अच्छी तरह आपने तैयार करना होगा। ग्रुप 4 एलिमेंट हम देख रहे हैं और उसमें पेक्युलर बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि हर ग्रुप का पहला मेंबर जो है एटॉमिक साइज़ छोटा होने की वजह से डिफरेंटली बिहेव करता है। इसको इसकी यूनिकनेस कहते हैं, पेक्युलर बिहेवियर कहते हैं, या डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम द अदर्स। नॉन मेटल्स, अच्छा इसमें अगर आप देखो कार्बन और वैसे सिलिकॉन दोनों जो हैं ये इस ग्रुप के अंदर नॉन मेटल्स हैं। लॉन्ग चेन मेकिंग एबिलिटी विद इटसेल्फ एंड विद अदर एटम्स, ठीक है, इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। तो ये कार्बन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सिलिकॉन में भी टू सम एक्सटेंट ये एबिलिटी पाई जाती है। अच्छा, वैलेंसी ये प्लस या -4 शो कर सकता है। कार्बन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की सलाहियत होती है। कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और इसके अलावा होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कार्बन बना सकता है। कार्बन की ये पेक्युलर बिहेवियर है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कार्बन जो है वो अगर आप देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म इसकी कौन सी थी? ग्रेफाइट। और एक और फॉर्म है इसकी क्रिस्टलाइन, दैट इज़ डायमंड। और ये भी आपको पता है ग्रेफाइट बड़ा अच्छा कंडक्टर है अलॉन्ग द लेयर्स, जिसमें करंट गुजरता है। और डायमंड जो है ये नॉन कंडक्टर है, चारों इलेक्ट्रॉन यूज़ अप हुए हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा कार्बन की कोल और चार कोल फॉर्म्स हैं, नॉन कह लें कि नॉन क्रिस्टलाइन है, ठीक है, या इसकी अमॉर्फस फॉर्म है ये दोनों, ठीक है। ये कार्बन की अमॉर्फस फॉर्म है। एक और हमने फॉर्म पढ़ी है रिसेंटली, दैट इज़ बक्की बॉल्स, ठीक है। बक्की बॉल्स इज़ ऑल्सो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन, ठीक है जी। अगर आप देखें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो 3 ऑक्साइड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ है, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है और डाइपोल मूवमेंट इसमें 0.12 dBi होता है। देखिए डाइपोल मूवमेंट हमेशा नेगेटिव
इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरफ इसका डाइपोल मोमेंट होगा 0.12 डिवाई डाइपोल। और इसके अलावा पोलर इन नेचर है ये मॉलिक्यूल, और ऑलमोस्ट ये भी लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। ज़ाहिर है 2 ही एटम है तो लीनियर ही होगा। तो अगर आप देखो तो ये एक लोन पेयर ऑक्सीजन जो है ये कार्बन को बैक डोनेशन कर रहा है, तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब है कार्बन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड में दोनों मौजूद है, क्योंकि जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। अब आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी स्ट्रक्चर हम कहते हैं लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दोनों इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0.0 डिवाई, यानी नो डाइपोल मोमेंट। ठीक हो गया जी। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इस कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस आपने याद रखना है 1.115 पिकोमीटर में है, ये इसका डिस्टेंस दिया गया। कार्बन सब ऑक्साइड ये पंजेंट स्मेल रखता है, गैशियस इन नेचर है, ठीक है। ये वाला ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन सब ऑक्साइड C3O, आप इसके इस तरह स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर सकते हो। ये कार्बन का थर्ड ऑक्साइड है जिसे हम कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक हो गया जी। जी हम एक ओवरव्यू लेते हैं इन ऑक्साइड्स का। ये जो ग्रुप 4 के ऑक्साइड्स हैं कार्बन या सिलिकॉन के। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स, एन ओवरव्यू, जस्ट फीचर देखें जी। स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है CO2 का, मॉलिक्यूलर ही कार्बन मोनोऑक्साइड का है, जबकि ये बल्कि है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर यानी कि इसमें हम फॉर्मूला मास ले सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हम इसका नहीं ले सकते। इसका स्ट्रक्चर जो है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, यानी एक चंक है आपके पास तो वो सारा एक इसका मॉलिक्यूल है। लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल हो सकते हैं इसमें, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इसका ले सकते हो, ठीक है। जबकि इसमें आप मॉलिक्यूलर मासेस लेते हो, इसमें फार्मूला मास लेना पड़ेगा नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से। ज्योमेट्री देखो तो इसकी लीनियर है, इसकी भी ऑलमोस्ट लीनियर ही आप कह सकते हैं, या इसकी जो है आपको पता है टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री बनता है CO2 का, ठीक है ना। इस तरह से हम CO2 ड्रॉ करते हैं ना, तो बॉन्ड एंगल 180 बनता है, ठीक है। तो 180 है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हम इसका बॉन्ड एंगल नहीं देख रहे, लीनियर सा है। तो इसमें जो है बॉन्ड एंगल आपको पता ही है, टेट्राहेड्रल स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। अगर आप इसकी pH देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करो तो कार्बोनिक एसिड बनता है, एसिडिक है, ये भी एसिडिक बिहेवियर शो करता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये न्यूट्रल होता है। अच्छा, हिब्रिडाइजेशन, इसमें sp है, इसमें भी sp है, CO2 और कार्बन, जबकि इसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डेड CO2 में 2 हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑब्वियसली 1 ऑक्सीजन है, जबकि ऑक्सीजन बॉन्डेड जो है SiO2 में 4 होती हैं, ठीक है। 4 ऑक्सीजन जो होती हैं इनाल जिनके साथ बॉन्ड बना हुआ होता है, वो अलग बात है। जब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं तो हम इसको SiO2 लिखते हैं, चारों में से हाफ बॉन्ड इसके हिस्से में आता है, ठीक है जी। बॉन्डिंग अगर आप देखो तो कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट ये डेटिव बॉन्ड बनेगा, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होंगे सिलिकॉन के अंदर। अच्छा, रिएक्टिविटी अगर आप देखो तो CO2 रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, इसकी वैलेंसी नहीं सेटिस्फाइड, वैलेंसी नॉट सेटिस्फाइड, ये भी रिएक्टिव है, ये भी वैलेंसी नॉट सेटिस्फाइड SiO2। ये सरफेस रिएक्टिविटी इसमें होती है, मॉलिक्यूल की वैलेंसी आखिर वाले एटम्स की सेटिस्फाइड नहीं होती। अगर आप देखो तो सिलिकॉन का साइज़ बड़ा होता है, कार्बन का साइज़ स्मॉल होता है। कार्बन को 2 ऑक्सीजन और सिलिकॉन को 4 ऑक्सीजन अप्रोच करते हैं। अगर आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड और SiO2 के अंदर, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक डाइपोल फोर्सेस हैं, या यूँ कह लें वीक लंदन फोर्सेस कह लें, इसमें वीक लंदन फोर्सेस हैं। इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है।
और ये इसको कम ऑक्सीजन अटैच कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। ये गैशियस फॉर्म में पाया जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है, जबकि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, 1800-1900 पे भी ये रिफ्रैक्टरी है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कंपेयर सिलिकॉन की। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है SiO2 का, जिसमें पर मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन हम कहते हैं पर सिंगल यूनिट हम इसके साथ लिखते हैं, जो कि इसका सादा लफ्ज़ों में हम कहते हैं ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है जी। इस तरह से आप इन ऑक्साइड को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इन पे कोई बात पूछी जा सकती है आपको, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्डिंग किस तरह की है, किसको CO2 गैशियस है, SiO2 सॉलिड है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है जी। ये सारी बातें कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें वीक को लंडन फोर्सेस हैं, इसमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल हैं CO2 के अंदर। डिस्क्रीट का मतलब अलग थलग मॉलिक्यूल हैं, जुदा मॉलिक्यूल हैं, जबकि SiO2 के अंदर नेटवर्क स्ट्रक्चर है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की तरह है ये। ठीक है, तो आप इसमें मॉलिक्यूलर मास लेते हो या मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसमें आप क्या लेते हो, इसको हम फार्मूला मास लेते हैं। इस केस में क्या करते हैं, फार्मूला मास लाइक आयनिक कंपाउंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे सिलिकेट्स। ठीक है जी। सिलिकॉन के मेटासिलिसिलिक एसिड के ये सॉल्ट्स हैं। मतलब अगर यहाँ पे सोडियम लगा दिया जाए हाइड्रोजन की जगह तो Na2SiO3, दिस इज़ कॉल्ड सोडियम सिलिकेट। हमने मुख्तलिफ सिलिकेट को अब डिस्कस करना है। नंबर 1 हमारा होगा सोडियम सिलिकेट, नंबर 2 एल्यूमिनियम सिलिकेट, नंबर 3 सोपस्टोन, नंबर 4 एस्बेस्टॉस। वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं ये। ठीक है, अब एक और टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स और सिलिकेट आर डिफरेंट थिंग्स। वो ऑर्गेनिक नेचर हो जाएंगे, यानी उसमें ऑर्गेनिक पार्ट भी होगा सिलिकॉन के साथ, लेकिन ये मिनरल इन ओरिजिन है, वो सिंथेटिक होंगे। ठीक है जी। सोडियम सॉल्ट ऑफ, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटासिलिसिलिक एसिड, मेटासिलिसिक एसिड, दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसको वाटर ग्लास भी कहते हैं, वाटर ग्लास भी इसी का नाम है। और इसको सोडियम क्लोराइड के सोडियम कार्बोनेट का अगर रिएक्शन करवाएं SiO2 के साथ, यू विल गेट Na2SiO3, दिस इज़ आर वाटर ग्लास। इसको हम सोडियम सिलिकेट कहते हैं। ये वाटर सॉल्यूबल है और अल्कलाइन होगा ऑब्वियसली। ठीक है जी, अल्कलाइन इन नेचर है, ये आपने याद रखना है। इसके कुछ यूजेस हैं। इसके यूजेस हैं कि ये पॉलिश ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर पॉलिश में इस्तेमाल होता है। ठीक है, फर्नीचर पॉलिश में, और इनकम्बस्टिबल फाइबर बनाने में इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, इसके अलावा एक केमिकल गार्डन बनाता है। अगर आप केमिकल गार्डन कैसे बनाते हैं कि ये जो सोडियम सिलिकेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर मुख्तलिफ मेटल, निकल क्लोराइड या निकल सल्फेट या कॉपर सल्फेट, ये मेटल डाल देते हैं, जो कि बड़ा ब्यूटीफुल एक गार्डन प्लांट लाइक अरेंजमेंट होती है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये केमिकल गार्डन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें जी, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ये बेसिकली कायोलिन जो है, जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी, तो इससे ये K2O, Al2O3, 6SiO2 कार्बोनिक एसिड है, वाटर है, यानी वेदरिंग ऑफ रॉक। जब विद द पैसेज ऑफ टाइम एनवायरनमेंट के अंदर वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, तो बेसिकली ये वाला जो है हमारे पास एल्यूमिनो सिलिकेट बनता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक हो गया।
और ये सारे जो है ऑन हीटिंग ये ऑक्साइड बनते हैं। इसके अलावा ये ब्रिक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, पॉटरी में इस्तेमाल होता है ये, ठीक है, और बोन ऐश के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसको यूँ कह लें कि ये सारे के सारे हमारे एल्यूमिनियम सिलिकेट के यूजेस हैं कि हम इसको हीट करके ब्रिक्स में इस्तेमाल करते हैं, पॉटरी में इस्तेमाल किया जाता है, बोन ऐश के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एक सिलिकेट देखिएगा, सोप स्टोन, H2Mg3SiO2 4 टाइम्स। इसको सोप स्टोन कहते हैं या फिर इसका दूसरा नाम टालक है, ठीक है। इसकी स्लिपरी टच होती है, ये सोप स्लिपरी टच की वजह से इसको कॉस्मेटिक्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। एक आपको बात बताता हूँ कि अमेरिकन वुमेन 75,000 टन्स पर एनम पर ईयर ये वाला सोप स्टोन इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक्स ये वाला मिनरल इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये बहुत असेंशियल पार्ट है इसकी स्लिपरी टच की वजह से कॉस्मेटिक्स वगैरह में। एस्बेस्टॉस ये एक मिनरल फाइबर है, Ca, सिर्फ Ca चेंज कर दें, बाकी यही फार्मूला रखें, Mg3SiO2 4 टाइम्स। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, अच्छा ये वाला जो है मिनरल फाइबर है, ठीक है, हार्ड बोर्ड बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और इनकम्बस्टिबल फाइबर में इस्तेमाल होता है, इनकम्बस्टिबल फाइबर में इस्तेमाल होता है। ये आयरन और बर्तनों के पेंदों वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। एस्बेस्टॉस ये याद रखिएगा, सिलिकेट्स चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, और चाहे सोपस्टोन हो, चाहे एस्बेस्टॉस हो, ये सारे मिनरल इन नेचर हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाके आएगा, दे विल बी सिलिकॉन्स, दे आर समथिंग एल्स डिफरेंट है वो, ठीक है जी। और ये आपको ये सारी चीज़ें एज़ पर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी होंगी, इनको गौर करना होगा। अब हम देखते हैं सिलिकॉन्स। मैंने कहा था सिलिकॉन और सिलिकेट्स डिफरेंट हैं। सिलिकेट्स मिनरल हैं, सिलिकॉन्स में हम ऑर्गेनिक पार्ट इंसर्ट करते हैं, ये सिंथेटिक हैं, वो मिनरल इन नेचर हैं। अच्छा होता ये है कि इसमें 2 सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन होते हैं और 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप और 2 सिलिकॉन होते हैं, ठीक है, 2 ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन अल्काइल ग्रुप्स। अच्छा हमें पता है कार्बन और सिलिकॉन की केमिस्ट्री वेरी मच सिमिलर है, दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, दोनों क्लोराइड बनाते हैं, दोनों हाइड्राइड्स भी बनाते हैं। इसी तरह मैंने कहा कि सिलिकॉन भी यही करता है कि सिलिकॉन ऑक्साइड बनाता है, सिलिकॉन क्लोराइड बनाता है और सिलिकॉन हाइड्राइड बनाता है, लाइक दैट ऑफ कार्बन के हाइड्राइड, लाइक दैट ऑफ कार्बन के क्लोराइड, लाइक दैट ऑफ कार्बन के ऑक्साइड। तो pretty मच इनमें सिमिलरिटी है। होता ये है कि अगर आपके पास सिलिकॉन हो और उसके पास 2 क्लोरीन हो और 2 उसके पास मिथाइल हो, आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवा दो तो ये दोनों क्लोराइड OH से चेंज हो जाएंगे। अगर आप सिलिकॉन लेना है तो ये देखो CH3 इधर भी OH आ जाएगा और इधर भी। आप इसको फर्दर हीट करें तो ये OH का H उतर जाएगा किसी दूसरे के OH के साथ, तो ये वाली अरेंजमेंट हो जाएगी इनके अंदर SiO, तो ये वाले इनके मिथाइल ग्रुप होंगे, ठीक है। मिथाइल के अलावा अदर अल्काइल भी हो सकते हैं, आप इन अल्काइल की लेंथ में चेंज कर सकते हो। लेंथ चेंज करने पर इनकी विस्कोसिटी में फ़र्क आ जाता है। अब ये सिलिकॉन्स है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्यों हमने इनको इम्पोर्टेंट समझा या इनको डिस्कस करना मुनासिब समझा, ठीक है। होता ये है कि ये सिलिकॉन्स जो हैं बहुत अच्छे ग्रीजेस हैं, बहुत अच्छे लुब्रिकेंट्स हैं, और इनमें क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ है कि ये अच्छे ग्रीजेस हैं। नंबर 1, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे आप गाड़ी के टायर्स के बेरिंग के अंदर आप यूज़ करते हैं ग्रीजेस, तो वहाँ पे टेम्परेचर 100s में चला जाता है जब, तो हाई टेम्परेचर हो जाता है
तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, आम ग्रीसेस जो होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, लेकिन ये सिलिकॉन ग्रीसेस क्या रहती हैं, इनर्ट रहती हैं हाई टेम्परेचर्स पे भी। दूसरा ये कि आम ग्रीसेस में अगर आप 100 से टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड तक कम करें तो इनकी विस्कोसिटी भी 100 टाइम बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम और कम करने पर बढ़ जाती है। 100 सेंटीग्रेड कम करें तो विस्कोसिटी 100 टाइम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन इशू होंगे विस्कोसिटी बढ़ जाने की वजह से। तो लेकिन ये जो सिलिकॉन ग्रीसेस हैं इनमें 100 सेंटीग्रेड पर सिर्फ 4 टाइम विस्कोसिटी बढ़ती है, ओनली 4 टाइम विस्कोसिटी बढ़ती है, 4 टाइम्स इन केस ऑफ सिलिकॉन ग्रीसेस। दूसरा ये कि अगर आप ये कार्बन की चेन लेंथ को बढ़ा दें, ऊपर और कार्बन लगाते जाएं, तो इनकी विस्कोसिटी में फ़र्क आता जाता है। कार्बन चेन बढ़ने पर विस्कोसिटी इनकी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये सिलिकॉन ग्रीसेस जो हैं, सिलिकॉन्स जो हैं, किस तरह से यूज़फुल है हमारे लिए। एक तो हमने कहा कि ये एसिड फॉर्मेशन नहीं होती, इनमें ऑक्सीडेशन नहीं होती, बहुत अच्छे लुब्रिकेंट्स हैं, नो ऑक्सीडेशन, नो एसिड फॉर्मेशन। तो इसका मतलब है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट हैं ये। इनको हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स और दूसरा कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम जो है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हाई मॉलिक्यूलर मास का अगर आप अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल करते हैं तो ये रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। हाई यानी चेन जिनकी लंबी है तो उसको हम रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं उन सिलिकॉन्स को आप क्रॉस लिंक लाइक भी सिलिकॉन बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी वाटर रिपेलेंट सर्फेसिस तैयार करते हैं। इनकी सरफेस पे पानी लगाएं तो ये वाटर रिपेलेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी हैं, ये इनकी रेजनेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा ये रिपेलेंट हैं, वाटर रेजिस्ट आपने देखी होंगी, वाटर रिस्ट वॉचेस देखी होंगी, वाटर रिपेलेंट, उनमें बेसिकली ये सिलिकॉन्स होते हैं। और भी गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स में हम ये जब ये जोड़ रहे होते हैं लाइट्स वगैरह या कोई गैप्स आ रहे होते हैं तो वहाँ पे हम सिलिकॉन्स वगैरह का इस्तेमाल एक्सेसिवली किया जाता है। हमारा नया टॉपिक है सेमी कंडक्टर्स। सेमी मीन हाफ कंडक्टर मीन यानी नॉट फुली कंडक्टर्स, हाफ कंडक्टर्स, सब्सटेंसेस विच हैव डिफरेंट कंडक्टिविटी अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ये स्पेशली पर्पस बिल्ड होते हैं, यानी हम डिफरेंट कंडक्टिविटी लेते हैं इनसे डिफरेंट कंडीशंस लगा के। एलिमेंट अगर इसमें देखें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलीनियम वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स हैं। इसके अलावा कंपाउंड में अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमोनाइड, कैडमियम सल्फाइड और कैडमियम टेलोराइड, ये सारे मटेरियल हम एज सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। ये होता क्या है, आम हालात में ये नॉन कंडक्टर होते हैं लेकिन करंट कैरी करते हैं जब इन पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट हम इनके ऊपर लगाते हैं तो तब ये करंट कैरी करते हैं, अदरवाइज़ ये नॉन कंडक्टर होते हैं। अगर आप टाइप देखें तो 2 टाइप हैं, एक एन टाइप है और एक पी टाइप है। देखिएगा, एन टाइप के अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इज़ इलेक्ट्रॉन, स्टेशनरी फेज इज़ पॉजिटिव आयन, ये एन में पी है और पी में एन होगा, ये देखिएगा। ठीक है, पी टाइप के अंदर मोबाइल फेज इज़ होल एंड स्टेशनरी फेज इज़ नेगेटिव आयन। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें, कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ठीक है, कंडक्टिविटी इनकी इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर। जबकि याद रखिएगा मेटल्स में ऐसा नहीं होता। मेटल्स में कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मेटल के केटायन ऑसिलेट करते हैं जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, जबकि हम बात करें सेमीकंडक्टर की, कंडक्टिविटी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करती है। लाइट सेंसिटिविटी यूज्ड फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इनको हम इस्तेमाल करते हैं, लाइट सेंसिटिव हैं ये। आजकल सोलर बैटरीज जो हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
और यूजेस इसके अलावा इसके ट्रांजिस्टर में है, रेडियो में है, कैलकुलेटर्स में है, ये आपके सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स जो हैं जंक्शन बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स फॉर्म ए बाउंड्री, और इट अलाउज, क्या करते हैं ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिसिटी टू पास मोर प्रॉपरली। ये आपने याद रखना है, चंद एक मटेरियल है, इनकी टाइप है और प्रॉपर्टीज़ में आपने कंडक्टिविटी, लाइट सेंसिटिविटी, इसके यूज़ या फिर ट्रांजिस्टर के हवाले से आपने देखना होगा। लास्ट में हम इस चैप्टर में यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड्स देखते हैं। इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपाउंड, यहाँ पे हम रिमार्क्स देंगे और यहाँ पे हम उसका कोई यूजेबिलिटी देख लेते हैं। लेड सब ऑक्साइड PbO ब्लैक पाउडर होता है, डीकम्पोज टू PbO एंड Pb। आप इसको हीट करें तो PbO देखें, Pb2O विल डीकम्पोज एज PbO एंड Pb ऑन हीटिंग, ठीक है जी। एज ए पिगमेंट इस्तेमाल होता है ये इन लेड स्टोरेज बैटरीज, ये इस्तेमाल होता है। आपको पता होगा कि लेड स्टोरेज बैटरी में हम इसको एज ए कैथोड यूज़ करते हैं। लेड मोनोऑक्साइड हमारा दूसरा लेड का कंपाउंड है। यहाँ पे ये रोम्बिक भी हो सकता है, टेट्रागोनल भी। रोम्बिक येलो कलर में होता है और टेट्राहेड्रल रेड कलर में होता है। ये सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। अगर आप इसके फ्लिंट ग्लास बना सकते हैं और पेंट्स में इसका इस्तेमाल है लेड मोनोऑक्साइड का। ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, इसको रेड लेड भी कहते हैं, ठीक है, जिसको संदूर भी कहते हैं। रेड लेड, चुटकी भर संदूर। रेड लेड ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड Pb, ठीक है। स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल होता है और एंटी क्रोयन पेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है रेड लेड का। PbO2 लेड मोनोऑक्साइड, लेड ऑक्साइड जो है रेडिश ब्राउन पाउडर है ये, और सॉल्युबल इन एक्वस एल्कलीज, बेसिस के अंदर वाटरी सोल्यूशन अगर उनका है तो उसमें सॉल्युबल होता है। इट फॉर्म्स प्लम्बेट्स, ये जो लेड ऑक्साइड है। अच्छा, इसके बाद वाइट लेड है, लेड कार्बोनेट, लेड हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ कॉल्ड वाइट लेड। वाइट अमॉर्फस पिगमेंट होता है, इसकी कवरिंग पावर बहुत अच्छी होती है एज ए पेंट्स। ये टॉक्सिक होता है और एनवायरमेंटल इफेक्ट से ये ग्रे सा हो जाता है, टार्निश हो जाता है इसकी सरफेस जो है। ये ज़रूर देखिएगा वाइट लेड क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। रेड लेड का क्या फार्मूला है, ठीक है। लेड मोनोऑक्साइड क्या है, लेड सब ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये सारे इनके फार्मूलाई देख लीजिएगा। इनका कोई प्रॉपर यूज़ है जो वो देखिएगा। इनकी मुख्तलिफ़ कंडीशंस किस फॉर्म में अवेलेबल है, हीट का क्या इफ़ेक्ट है और पेंट्स में किस तरह से ये इस्तेमाल हो रहे हैं। दिस इज़ हाउ, ये आपकी डिस्कशन थी सारी चैप्टर नंबर 3 जो कि सेकेंड ईयर बुक का है। और इसमें अब हम कुछ MCQs का ओवरव्यू करते हैं। हम कुछ MCQs का जायज़ा लेते हैं यहाँ पे। SiO2 is used as non-conductor, semi-conductor, good conductor या excellent insulator। SiO2 को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है, ठीक है। सोडियम सिलिकेट डिज़ोल्व इन वाटर टू गिव सोल्यूशन। सोडियम सिलिकेट को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एम्फोटेरिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो यकीनन सोडियम सिलिकेट जब आप डिज़ोल्व करोगे तो बेसिक सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। विच इज़ नॉट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। एल्यूमिनियम अबंडेंट है, सिलिकॉन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो सोडियम अबंडेंट नहीं है, 1.51%, वेरी रेयर है। अगर आता है विच इज़ अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो सबसे अबंडेंट क्या होगा? अर्थ क्रस्ट में सिलिकेट्स के साथ ऑक्सीजन ये है, ये होगा, और सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। ये अबंडेंट की बारी आए तो ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे नंबर पे है और ये 4 नंबर पे है। सल्फ़र इज़ नॉट प्रेजेंट इन चारों में से 4th पे है। अच्छा, सल्फ़र इज़ नॉट प्रेजेंट इन अनियन, गार्लिक, एग, फैट। किस में नहीं है सल्फ़र? आपको पता अनियन में भी होता है, गार्लिक में भी होता है, इनकी स्मेल हमारी आंखों में लग रही होती है, इनके वेपर्स। एग में भी सल्फ़र होता है, ठीक है, लेकिन फैट्स में नहीं होता। ये ऑप्शन ठीक है आपका। सल्फ़र इज़ नॉट प्रेजेंट इन फैट्स। विच विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्लोरीन डालें आप लाइम वाटर में। फर्स्ट तो लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन, दिस इज़ कॉल्ड लाइम वाटर, वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल होता है।
इसमें NO2 गुजारें CO या CO2 अगर आप गुजारें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल मिल्की सी लेयर बना देता है या मिल्कीनेस क्रिएट करता है इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। तो आपका CO2 ऑप्शन होना चाहिए। G4 ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट, सोडियम क्रायोलाइट, Na3LF6, या फिर ये गिब्साइट है, या फिर ये एल्यूमिना है, कोरंडम है बल्कि ये। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में भी ये पाया जाता है, याद रखिएगा, पाकिस्तान इसकी एक्सपोर्ट करता है, बॉक्साइट है जो एक्सेस और है एल्यूमिनियम का, ठीक है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ब्रैक सोल्यूशन? जी, ब्रैक्स को आपने वाटर में डिजॉल्व कर दिया जी, Na2B4O7, देखें ये Na बनाएगा प्लस B2O4 -2। अच्छा, इसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो 7 वाटर लें आप, तो ये बना देगा H3BO3 और इसमें OHs बनेंगे Na के साथ, फिर NaOH बन जाएगा। तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें एसिड वीक होगा। तो ये सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए ब्रैक्स का वाटर के अंदर। Pb3O4 इज़ केमिकल नेम ऑफ, किसका है ये? मिसिकॉट का है, लिथार्ज का है, संदूर का है, हेलाइट का है। तो ये यकीनन रेड लेड जिसे कहते हैं, संदूर जिसे कहते हैं, वो यही चीज़ है, Pb3O4 इसका केमिकल नेम है ये, ठीक हो गया जी। टिंकल इज़ द मिनरल ऑफ, टिंकल पहले तो आपको ये पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है, किस चीज़ का है ये? बोरैक्स को कहते हैं टिंकल, ठीक है। Na2B4O7, तो ये बोरोन का ये कह लें कि आपका मिनरल है, तिब्बत और कैलिफोर्निया के चश्मों में ये पाया जाता है। व्हाट इज़ कार्बोजन? अच्छा, ये बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। इसमें ऑक्सीजन 90 से लेकर 95% तक हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 5 से लेकर 10% तक। ये ब्रीदिंग मिक्सचर है, ठीक है। और ये आमतौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कोई ले ले एक्सेसिव, तो उसको ये वाला मिक्सचर दिया जाता है, हाई कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंटेंट्स। इसमें ऑक्सीजन कंटेंट 50% तक और CO2 भी 50% तक वेरी कर सकता है, फिर आप इसको कार्बोजन ही कहोगे। अच्छा, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो याद रखिएगा 7350, और ये 4050 सेंटीग्रेड या इसके राउंड अबाउट 4070 सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट बनता है। एसिडिक करेक्टर जो है वो आप अगर इस तरफ मूव करेंगे तो बढ़ता जाएगा एसिडिक करेक्टर, याद रखेंगे आप। तो बड़ा केटाइन जो होगा वो जैसे जैसे इनाइन का साइज़ बड़ा होता जाएगा तो एसिडिक करेक्टर जो है बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये जो बोरोन कार्बाइड रॉड्स जो हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो रिएक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये कार्बन सब ऑक्साइड एक कलरलेस गैस है, कलरलेस, लेकिन पंजेंट स्मेल है इसकी, ठीक है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी, ठीक है। थर्माइट प्रोसेस में आपको पता है एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है, ये एक वेल्डिंग प्रोसेस है, एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसमें यूज़ हो रहा होता है।